नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण पांडे आ गया हूँ एक और नए टॉपिक के साथ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और साथ ही साथ बहुत सारे जो हमारे एचएसएलसी हो गए या फिर हायर सेकेंडरी का हो गया या फिर ग्रेजुएट लेवल का भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और जिस टॉपिक के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इकोनॉमिक्स का। और वो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो है सबसे इंटरेस्टिंग, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस, आखिर बैंकिंग और फाइनेंस क्या होता है और किस तरह स्टार्ट हुआ था। चलिए, जैसे कि जिस प्रकार जब पैसा नहीं होता था, तो जो पैसा नहीं होता था उस समय जो लेन देन जो होती थी वो गुड्स से होती थी, यानी कि सामान से होती थी। अगर आपको मान लीजिए चावल लेना है तो आपको कोई एक सामान उस व्यक्ति को देना होगा जो उस व्यक्ति की उसको जरूरत है, और वो व्यक्ति वो सामान लेगा और आपको चावल दे देगा। ठीक है, और कभी भी मान लीजिए अगर ए आदमी है, ए को जरूरत क्या चीज का है, चावल का, और बी है, बी को जरूरत है आटे का। और अगर ए के पास आटा है और बी के पास चावल है, ठीक है, अगर इन दोनों को, तो यह क्या होगा कि जो ए होगा वो बी को चावल दे देगा और बी क्या करेगा, इसको आटा दे देगा। ठीक है, मतलब दोनों का जो डिमांड है, जो वांट्स है और जो एक्सचेंजिंग है प्रोसेस, वो अगर सेम मिल जाए उस प्रोसेस को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोला जाता है। इसी प्रोसेस को बार्टर सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति से अगर सामान दे के सामान लिया जाए तो इस प्रोसेस को बार्टर सिस्टम किया जाता है, कहा जाता है। और उसी सिस्टम में जब कभी भी हमारा जब आदान प्रदान, जो हमारा एक्सचेंजिंग प्रोसेस हो, मैच हो जाए किसी व्यक्ति से, तो उसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि डबल आदमी है और यहाँ पे कोइंसिडेंस क्या हो गया कि दोनों जन का जो वांट्स है वो सेम है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। और लेकिन ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है ये बहुत ही ज्यादा, मतलब आगे चल के ज्यादा नहीं चला, जिसके वजह से जो बार्टर सिस्टम है वो ज्यादा दिन तक नहीं ठहरा। क्योंकि इसमें लोगों को क्या होता था, काफी परेशानी होती थी कि भाई अगर मुझको मान लो, अगर मुझको चावल की जरूरत है तो मुझे उस व्यक्ति को खोजना होगा कि अगर मेरे पास मान लीजिए आलू है और मुझे चावल की जरूरत है, तो मुझे उस व्यक्ति को खोजना होगा जिसके पास चावल हो और उसको आलू की जरूरत हो, तभी तो मुझको चावल देगा और आलू लेगा। इसीलिए बार्टर सिस्टम नहीं चला। ठीक है, और आगे ऐसे करके करते 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 क्या हुआ, कैश का जमाना आ गया जो आज हम देख रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं कैश के जमाने में। और कैश के जमाने में सबसे पहले क्या होता है कि हमारे देश में कैश आज है, जिसके पास कैश है वो ऐश है, और जो कैश नहीं है वो गरीब है। ठीक है, गरीब है। इस यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, गरीब कैसे लोग होते हैं। और एक बात इसमें काफी सोचने वाला सवाल होता है, जो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि क्या हमारा देश मान लीजिए अगर गरीब है तो क्या आरबीआई चाहे तो नोट छाप के गरीबी दूर नहीं कर सकती। ऐसे भी तो हो सकता है, मान लीजिए जितना चाहे गवर्नमेंट अपना छाप देगी और गरीबी दूर कर देगी, हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं करती है, सुनिए। होगा क्या कि मान लीजिए अगर हमारे देश में गरीबी को मिटाने के लिए अगर सरकार नोट छाप दे, सरकार एक पॉलिसी मान लीजिए ला दी है, क्या, कौन सा पॉलिसी, मान लीजिए ब्रीफकेस पॉलिसी, सूटकेस पॉलिसी एक ला दी। उसमें क्या करेगी, सबको 10-10 लाख रुपया चाहे 50-50 लाख रुपया एक सूटकेस में भर के सब गरीब व्यक्ति को दे देगी। अब पता इससे क्या होगा, होगा क्या कि मान लीजिए अगर एक प्याज का दाम, 1 किलो प्याज का दाम 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपया है, खरीदने वाले कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे। तो उस समय 100 रुपया था तो 10 आदमी खरीदने आए, तो उसको मान लीजिए 1 किलो ही बस प्याज अगर है और 100 आदमी वहां पे खाएंगे तो क्या होगा, 100, उसका जो डिमांड होगा प्याज का यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिमांड वाले ज्यादा हैं तो लोग जितना पैसा होगा उस हिसाब से अपना उस पर रेट लगाएंगे। अगर मान लीजिए पैसा सबके पास बहुत ज्यादा हो जाए लेकिन जो प्याज का प्रोडक्शन है, जो प्याज का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है वो सेम है, तो इस सिचुएशंस में क्या होगा कि लोग प्याज खरीदने के लिए एक से एक काल बोली लगाएंगे, मुझे दे दो, मैं 500 रुपए किलो दूंगा, तो कोई बोलेगा मुझे 1000 रुपए में दूंगा, कोई बोलेगा कि कोई 2000 में दे दूंगा। तब प्याज वाला सोचेगा ये तो बढ़ा रहे हैं, ठीक है 5000 रुपए किलो, 5000 किलो मांग देगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। ये बहुत ही दिन पहले ऐसे एक हंगरी देश में हुआ था, जो ब्रेड खरीदने के लोगों को बोरे के बोरे पैसे ले जाने पड़ रहे थे। इसीलिए हमारे देश में जो गवर्नमेंट है, जो हमारी आरबीआई है, गरीबी हटाने के लिए मनी सप्लाई
इंक्रीज नहीं करती है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, पैसा अगर सप्लाई पूरा ज़्यादा होने लगेगा तो इससे क्या होगा, अपने आप महंगाई बढ़ जाएगी। इसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में बहुत से ज़्यादा पॉलिसी लगाया जाता है। और मान लीजिए अगर महंगाई आ जाए तो महंगाई को संभालने के लिए क्या हमारी पॉलिसी लगाती है, वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा लगाई जाती है, हमारी आरबीआई द्वारा। ठीक है, और आरबीआई इससे पहले मान लीजिए हम आरबीआई द्वारा ये लगाई जाती है। इससे पहले मैं एक आपको बताता हूँ कि हमारी जो बैंक है और जो हमारी इकोनॉमी है वो चलती किस प्रकार है। ठीक है, एक जिससे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, भी इसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है कि मान लीजिए एक हाउस होल्ड है, ठीक है, और एक फार्म है। हाउस होल्ड यानी कि मान लीजिए एक कोई मान लीजिए हम एक गांव के कोई व्यक्ति हैं, मान लीजिए चंपक चाचा हैं, तारक मेहता के गांव के हैं, उन्होंने पास गांव है। ठीक है, वो चंपक चाचा हैं और यहाँ पे अनिल अंबानी हैं, मुकेश अंबानी। अब क्या होगा कि मुकेश अंबानी भाई क्या बोलेंगे इनसे, चाचा जी से, कि चाचा जी आप मुझको मेरे कंपनी में काम करने के लिए क्या दीजिए, लेबर दीजिए। तो ये क्या करेंगे, लेबर देंगे। तो मुकेश अंबानी क्या करेंगे, इनके कंपनी के लेबर जो होंगे उनको क्या देंगे, वेजेस देंगे, तनख्वाह देंगे। ठीक है, तनख्वाह देंगे। और मान लीजिए मुकेश भाई के पास अभी जमीन नहीं है तो ये क्या करेंगे, चाचा जी उनको जमीन देंगे। तो जब जमीन देंगे इनका कंपनी बनाने के लिए, तो कंपनी का बनाने के लिए मुकेश भाई इनको क्या देंगे, रेंट देंगे। ठीक है, अब जब रेंट से ये पैसा इनके पास आएगा चाचा जी के पास, तो चाचा जी क्या करेंगे, वो बैंक में जमा करेंगे। ठीक है, जब बैंक में ये जमा करेंगे तो बैंक इनको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। और जो पैसा इंटरेस्ट, जो बैंक में इन्होंने पैसा जमा किया है, तो वही पैसा मान लीजिए अगर वहां से मुकेश भाई आए बैंक के पास कि भाई हमें पैसे की ज़रूरत है, आप हमें पैसा दीजिए, तो बैंक क्या करेगी, जो पैसा जमा है उसी पैसा को, उसमें से पैसा लोन दे देगी। ऐसे मुकेश भाई को लोन मिल गया। अब मुकेश भाई लोन ले लिए तो उसका क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। किसको करेंगे, बैंक को करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए बैंक क्या कर रही है, एक इंटरमीडिएट रोल, मीडिएटर का काम बैंक यहाँ पे कर रही है। ठीक है, और जैसे इंटरेस्ट से इनकम करेंगे चाचा जी, क्या करेंगे, सोचेंगे भाई कहीं पैसा इन्वेस्ट किया जाए, वो मान लीजिए इन्वेस्ट करेंगे मुकेश भाई के कंपनी में, शेयर मार्केट, उसका शेयर खरीदेंगे, स्टॉक्स खरीदेंगे। तो मुकेश भाई क्या देंगे, उससे उनका इंटरेस्ट देंगे, डिविडेंड देंगे। ये हमारा हो गया इकोनॉमी का प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी में जो छोड़ के गए थे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी एक पॉलिसी होता है जो आरबीआई द्वारा किया जाता है हमारे देश के इन्फ्लेशंस को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई को घटाने के लिए। किस तरह महंगाई को घटाती है ये बताते हैं हम। देखिए, महंगाई के घटाने का जो सोल्यूशन है ये दो प्रकार का है। एक तो हमारी आरबीआई भी कुछ करती है, एक दूसरा होता है गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट कैसे करेगी, अगर मान लीजिए कोई भी चीज पे महंगाई आई है, मान लीजिए प्याज के ऊपर महंगाई है, तो यहाँ पे सरकार क्या कर सकती है, सरकार कर सकती है कि बाहर से इंपोर्ट करवा सकती है, प्याज का ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करवा सकती है, और साथ ही साथ फार्मर को सब्सिडीज दे सकती है, उनके सब बहुत सारे एग्रीकल्चर में बहुत सारा मतलब डिस्काउंट दे सकती है, जिससे क्या होगा कि वो अपना बेनिफिट देख के जो प्रोडक्ट हमारे एग्रीकल्चरल होंगे, जो हमारे फार्मर्स होंगे, वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट शो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे जिस चीज़ की हमारी महंगाई है, जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है। ठीक है, यहाँ पे ये एक प्रोसेस है जो गवर्नमेंट कर सकती है। और आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई अपना यहाँ पे करेगी, रेट्स बढ़ा सकती है, रेपो रेट्स करेगी, मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगी। मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगी कैसे करेगी, मनी सप्लाई को मैंने आपको कैसे बताया, अगर पैसा मार्केट में ज़्यादा जाएगा, पैसा मार्केट में ज़्यादा जाएगा तो ऑटोमेटिकली पैसा महंगाई बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, वही बात हो जाएगा कि लोग डिमांड क्या करेंगे, कोई चीज़ का काम है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसका बोली लगाएंगे, जिसके वजह से देखिएगा, जब वो देखेगा कि भाई इसका डिमांड ज़्यादा आ गया, ऑटोमेटिकली रेट बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करती है, सबसे पहला इसमें बहुत सारा जो बैंक की जो टूल्स होते हैं, कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के कोई क्वालिटेटिव्स और क्वांटिटिव टूल्स होते हैं। जो क्वांटिटिव टूल्स में होते हैं वो होता है सबसे पहले रिजर्व रेशियो। ठीक है, रिजर्व रेशियो में क्या क्या आता है, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो जिसे हम लोग सीआरआर बोलते हैं, एक होता है एसएलआर, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, एक स्टेटरी क्या बोलते हैं, स्टेटरी लिक्विड रेशियो।
ठीक है। सीआरआर मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो मतलब क्या होता है, ये एक अमाउंट ऑफ होता है कैश। मान लीजिए आपने पैसा बैंक में जमा किया, ठीक है, और बैंक क्या करेगी, उस पैसा को लोन दे देगी। क्या सारा पैसा बैंक लोन दे देती है? नहीं देती है। क्या करती है कि उसमें एक कोई परसेंटेज होता है, अगर हम प्रेजेंटली बोला जाए तो लगभग से 4% के आसपास है, आसपास सीआरआर हमारे देश का है। क्या करेगी, 4% क्या करेगी, पैसा वो एक जगह सेव कर देगी पैसा अपने बैंक में, ठीक है, या फिर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को वो सेंट्रल बैंक को दे देगी, यानी कि आरबीआई को वो दे देगी, जिसका पूरा देखभाल आरबीआई करेगी। वो उस पैसा को ना ही लोन दे सकती है, ना ही कहीं इन्वेस्ट कर सकती है, कहीं नहीं कर सकती सीआरआर को। और एक होता है एसएलआर, स्टेटरी लिक्विड रेशियो। ये क्या होता है, ये एक रेशियो होता है पैसा का ही, जो बैंक अपने पास इन हैंड रखती है। क्यों रखती है, ये सब पैसा क्यों रखती है? बैंक रन से बचने के लिए। अब ये बैंक रन क्या हुआ, बैंक रन उस सिचुएशंस को बोलते हैं जब बैंक मान लीजिए अगर बैंक के पास पैसा अगर जमा हो गया 1 करोड़ रुपया है, और बैंक क्या कर दी, उसमें से लोन दे दी, मान लीजिए लोन दे दी बहुत सारा पैसा, ठीक है, बहुत सारा पैसा उसमें से लोन दे दी। अब अचानक उस सिचुएशंस में अगर पैसा निकालने वाले लोग आ जाए, अचानक बोले कि भाई मुझे पैसा चाहिए, तो बैंक उस समय क्या करेगी, कहाँ से पैसा देगी? वो यही पैसा जो वहाँ फंड में जो सीआरआर और एसएलआर जो है, उस पैसा को वहाँ पे देगी, कस्टमर को दे देगी, उसी पैसा का वहाँ पे यूज हो जाए, ठीक है। इस पैसा को बैंक दे देती है, जिसके वजह से जो बैंक रन का इशू होता है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और एक टूल होता है, वो होता है ओएमओ। ओएम मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का परचेस एंड सेल होता है। परचेस एंड सेल होता है कैसे, इसमें इससे कैसे घटता है? एक बात और बताइए, मैं आपको जैसे कि मैंने आपको कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बताया, इससे महंगाई कैसे घटेगी? सोचने की बात है कि भाई अगर मान लीजिए कैश रिजर्व रेशियो कैसे, महंगाई कैसे ये करेगा? सुनिए, होगा क्या कि मान लीजिए अगर बैंक के पास पैसा ज्यादा है, अगर बैंक के पास मान लीजिए 5 करोड़ पैसा है, तो बैंक क्या करेगी, 3 करोड़ लोन दे देगी, 4 करोड़ लोन दे देगी, अपना मान लीजिए एसएलआर और सीआरआर रख के उसको क्या करेगी, लोन दे देगी, ठीक है, लोन दे देगी। उससे क्या होगा कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा जब लोन देगी, जब लोन दे देगी, तो यानी कि मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा। जब मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली जो पैसा का वैल्यू है वो घट जाएगा, और सामान का जो वैल्यू है, जो आइटम्स का वैल्यू है, वो वहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, महंगाई आ जाएगा। तो सीआरआर और एसएलआर यहाँ पे क्या करेगा, अगर आरबीआई मान लीजिए सीआरआर जो 4% का है, उसको आरबीआई ने अगर सेट कर दिया कि नहीं भाई आपको 50% सीआरआर रखना है, कैश रिजर्व हमेशा 50% आपको रखना है, तो उस सिचुएशंस में क्या होगा, अगर 5 करोड़ था तो भाई क्या करेगी, 2.5 करोड़ सीआरआर में रख दी। अब उसको कुछ कर नहीं सकती। अब बैंक के पास कितना पैसा है, बस 2.5 करोड़ रुपया। लेकिन अब बैंक क्या करेगी यहाँ पे, भाई बैंक को तो अपना खर्चा चलाने के लिए उतना ही इनकम करना होगा। अब उस सिचुएशंस में क्या करेगी, मान लीजिए पहले जब 5 करोड़ था तो वो 10% पे दी थी, अब यहाँ पे उसके पास पैसा कम हो गया, जिसके वजह से अब यहाँ पे वो 20 से 25% पे लोन देगी, क्योंकि बैंक का जो खर्चा है वो तो उतना ही है, और जो इनकम भी करना है उसको उतना ही करना है, जिसके वजह से बैंक अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देगी। इससे क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कोई लोन नहीं लेगा। और जब देखेगी, जब खुद मान लीजिए एक बाइक की कंपनी, अगर बाइक की कंपनी देखेगी कि अगर हमारा बाइक अगर कोई लोन लेके लेता है तो इसका वैल्यू होता है 1,30,000, अगर कोई बाइक लोन लेके लेता है तो यहाँ पे देखेगा बाइक वाला कि भाई इतना लोन लेके 1,30,000 होगा, तो एक काम करते हैं, मेरा ही जो बेस प्राइस है, मान लीजिए मेरा अगर 1,00,000 रुपया का है, अगर 30,000 लोन का मान लीजिए एक्स्ट्रा उसका जा रहा है, तो मैं अपना में से कुछ घटा देता हूँ पैसा, ओनर अपना बेनिफिट थोड़ा कम कर देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा महंगाई घट जाएगा। इस प्रोसेस होता है सीआरआर का और एसएलआर का, ये रोल निभाता है घट करने का, कम करने का, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। अब आता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, परचेस एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब एक सवाल आता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उस सिक्योरिटी को बोलते हैं, ये एक पेपर होता है, उस पेपर पे गवर्नमेंट एक गारंटेड लिख के दे देता है कि हाँ भाई, ये मैं डायरेक्टली आपको कागज के लिख देता हूँ कि इस कागज का वैल्यू कितना है, 10 करोड़ रुपए है,
यानी कि ये पेपर किसी के पास भी जाएगा तो उस पेपर को 10 करोड़ रुपए का वैल्यू समझा जाएगा और उसको 10 करोड़ रुपए मिल जाएगा। ये होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मान लीजिए अगर आरबीआई गवर्नमेंट को 10 करोड़ रुपए की जरूरत है तो वो क्या करेगी, सेंट्रल बैंक के पास जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी, क्या बोलेगी कि ये हमारा 10 करोड़ का आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखिए और मुझे 10 करोड़ रुपए कैश दे दीजिए। ये हो इसी प्रकार क्या करती है, गवर्नमेंट उनसे लोन लेती है। ठीक है, लोन लेती है। और इसी सेम प्रकार में क्या होता है, जब आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है, तो इस सिचुएशंस में महंगाई बढ़ता है। कैसे बढ़ता है सुनिए। मान ली इसका डायरेक्टली एक सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आउटगोइंग ऑफ कैश होगा आरबीआई से तो महंगाई बढ़ेगा, अगर इनकमिंग ऑफ कैश होगा, इनकमिंग ऑफ मनी होगा आरबीआई के पास तो महंगाई घटेगा। कैसे घटेगा जानिए। होगा क्या कि मान लीजिए अगर आरबीआई के पास पैसा है, ठीक है, और आरबीआई क्या करेगी, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको देके उससे कैश ले जाएगी। अब जब उससे कैश ले जाएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस कैश का मान लीजिए सब्सिडीज दे देगी, लोगों को कुछ फैसिलिटीज देगी, पैसा ऐसे ही मान लीजिए किसान का पैसा दे दी, प्रधानमंत्री आवास योजना दे दी, यहाँ पे पैसा लोगों के पास जाने लगा। ठीक है, यहाँ पे पैसा लोगों को जाने लगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली थोड़ा पैसा मार्केट में बढ़ जाएगा। जब मार्केट में इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार मान लीजिए अगर वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर सेंट्रल कॉमर्शियल बैंकों के पास है, या कॉमर्शियल बैंक अगर इसके पास जमा करती है कि भाई ये रखिए और मुझे कैश दीजिए, तो उस समय जब कैश देगी तो वो कैश मार्केट में जब एज ए लोन के रूप में पब्लिक के पास जाएगा तो मार्केट यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि सिंपल फंडा है कि अगर आउटगोइंग होगा मनी का आरबीआई से तो महंगाई बढ़ेगा, इनकमिंग होगा अगर कैश बैंकों के पास आरबीआई के पास जमा होगा, आरबीआई के पास आएगा तो महंगाई जो हो वो घटेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब अगला आता है हमारा रेट्स का। रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट उस रेट को बोला जाता है जिस रेट पे आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंक को लोन दिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन दिया जाता है बैंक रेट को एज ए इंटरेस्ट पे कॉमर्शियल बैंक को, उसको बैंक रेट बोला जाता है। और रेपो रेट किसको बोलते हैं, रेपो रेट उस रेट को बोलते हैं जिस रेट पे आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है किसको, कॉमर्शियल बैंक को, उसको रेपो रेट बोला जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अक्सर ये जानते होंगे कि रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है, पैसा देती है, आरबीआई पैसा देती है कॉमर्शियल बैंक को और कॉमर्शियल बैंक उसको इंटरेस्ट पे करती है। ऐसा होता है? नहीं होता है। होता क्या है कि यहाँ पे पैसा डायरेक्ट लोन नहीं मिलता है। जो बैंक रेट होता है ना, बैंक रेट का जो लॉन्ग टर्म लोन होता है उसमें कोई कॉमर्शियल बैंक को कोई चीज गिरवी नहीं रखना पड़ता है। लेकिन अगर रेपो रेट क्या होती है, जब शॉर्ट टाइम के लिए लोन लेती है कॉमर्शियल बैंक तो उस सिचुएशंस में कॉमर्शियल बैंक को गिरवी देना पड़ता है। क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर मान लीजिए अगर स्टेट बैंक के पास 10 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और वो आरबीआई से कहेगी कि आप मुझे 10 करोड़ रुपए दीजिए, मैं आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती हूँ। ठीक है, ये क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10 करोड़ में वहां पे दे दी, ठीक, और 10 करोड़ रुपए कैश ले ली एसबीआई। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कैसे जुआ जाता है, यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, स्टेट बैंक क्या करेगी, आरबीआई से बोलेगी कि ये जो मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया है इसको मैंने आपको 1 हफ्ता के लिए दिया है, आज इसका भले 10 करोड़ रुपया में हम लोग का लेन देन किए हैं, लेकिन दोबारा मैं इसको आपसे इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को 12 करोड़ में खरीद लूंगी। ठीक है, 12 करोड़ में आपसे मैं ये ले लूंगी। ठीक है, एसबीआई ने यहाँ पे बोला तो यहाँ पे आरबीआई का क्या इनकम हुआ, 10 करोड़ का दे के 12 करोड़ यानी कि उसको मिल जाएगा, यहाँ पे 2 करोड़ रुपया उसको आरबीआई को इनकम हो गया। ठीक है, तो यही जो रेट है, जो रेट होती है, जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि जो रेट पे कर रही है उसको गिरवी सामान के लिए, गिरवी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए, उसी रेट को रेपो रेट बोलते हैं।
रेपो रेट अर्थात मतलब क्या, रेपो रीपर्चेसिंग, रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट इसको बोला जाता है, यानी कि सामान दे के दोबारा उसको हम लेंगे आपसे, इसको आपको बेचना नहीं है, कहीं देना नहीं है, दोबारा आपसे हम लेंगे, उसी एग्रीमेंट को, उसी सिस्टम को रेपो रेट बोला जाता है। तो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो बहुत ही, अगर अभी लाइक इसको करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शायद बहुत कम लोगों को ऐसा जो पता होगा, जो आज जिन लोगों को ये बारे में पता चल गया। लेकिन जो बैंक रेट होता है, जिस रेट पे लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, उसमें कोई नहीं जमा करना पड़ता है, कोई गिरवी नहीं जमा करना पड़ता है। इसी प्रकार से रेपो रेट होता है, ठीक है। और रेपो रेट होता है, और एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। इससे क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज होती है, ये सभी बैंकों को नहीं दिया जाता है। जो रेपो रेट के माध्यम से जो लोन दिया जाता है वो सभी बैंकों को दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी से भी सेंट्रल बैंक को लोन दे के ले सकते हैं, ठीक है, अपना गिरवी दे के ले सकते हैं। लेकिन जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है वो सबको नहीं दिया जाता है, ये किसी किसी शेड्यूल्ड बैंक को दिया जाता है। कोई कोई वैल्यूएबल बैंक होता है जिनको कोई चीज़ में दर्ज है, शेड्यूल्ड बैंक का एक लिस्ट होता है जो आप गूगल पे मार सकते हैं, उन्हीं कुछ चुने हुए बैंकों को ये दिया जाता है। मार्जिनल फैसिलिटीज ये होता क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज MSF, इसमें क्या होता है कि जो SLR होता है, ठीक है, जो SLR होता है वो RBI कहती है कि आप SLR को, जो पैसा आपने 22% 25% जो रखा है इमरजेंसी के लिए, उसको आप कहीं यूज ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन किसी शेड्यूल ब्रांच को, शेड्यूल बैंक को वो परमिशन देती है कि ठीक है भाई, उसको आप चाहे तो एज ए इन्वेस्ट कहीं कर सकते हैं, लेकिन एज ए लिक्विड फंड टाइप में करना है, जैसे कि गोल्ड हो गया या फिर इस टाइप में मतलब कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो रेट ये दिया जा रहा है, जब लोन लिया जा रहा है RBI से, उस सिचुएशंस में चाहे तो उस SLR को भी आप एज ए वहाँ पे जमा कर सकते हैं। मान लीजिए SLR का, अगर SLR का जो पैसा है, उस पैसा से अगर मान लीजिए RBI क्या कमर्शियल बैंक क्या किया है, जो स्टेट बैंक है उसने क्या किया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के रख लिया है, जितना पैसे का ये है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के वो रख लिया है, ठीक है। अब वहाँ पे उसको पैसा का ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो SLR का पैसा का है, वही वहाँ पे दे के लोन ले लेगा। ये सभी बैंकों को नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। जो रेपो रेट में जो दिया जाता है, जो रेपो रेट के समय जो दिया जाता है एज ए गिरवी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो SLR का नहीं होता है। कोई कोई बैंक को ही वो फैसिलिटीज है, अगर इमरजेंसी में कभी मान लीजिए वो भी खत्म हो गया, सब पैसा खत्म हो गया, तो उस सिचुएशंस में SLR को यूज किया जाता है एज ए लोन लेने के लिए, एज ए डिपॉजिट करने के लिए वहां पे, ठीक है। ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर सिचुएशन सभी बैंकों को ये नहीं है, ठीक है। अब एक होता है कि मान लीजिए कभी बैंक के पास ही ज्यादा पैसा हो गया, RBI को ही पैसा का जरूरत पड़ गया, तो उस सिचुएशंस में क्या करेगी, उस सिचुएशंस में बैंक RBI को पैसा देगी कि भाई हमारे पास पैसा बहुत है, आप पैसा को रखिए, जमा करिए हमारे पैसा को। तो जो जमा करेगी, और वो जो पैसा जब जमा होगा तो वो वहाँ से क्या देगी, इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी तो जो दोबारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के जो रेट वो होगा, जो रेट वहाँ पे मिलेगा, इंटरेस्ट जो मिलेगा गिरवी रखने का, उसी को रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है, ठीक है। यही एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटेटिव टूल्स है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का, और कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी होता है जो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि आखिर वीडियो आपको ये क्लास कैसा लगा, यूनिक लगा, तो जरूर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।